हेलो दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग आईईपी, जिसको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम या व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, तो आइए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके इतिहास के बारे में और ये क्या है, इसके कितने भाग हैं, विस्तार से हम लोग जानेंगे। चलिए, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। यह एक कानूनी दस्तावेज है आईईपी, जो कि बच्चों की ज़रूरत को पूरा करता है। यह बच्चों के माता पिता और जिला कर्मियों की एक टीम के माध्यम से बनाया जाता है। यह आईपी जो है अकेले नहीं बनाई जाती है, इसमें माता पिता होते हैं बच्चे के और जिला के कुछ लोग होते हैं। वो सब मिल करके एक बच्चे के लिए कार्यक्रम का बनाते हैं, जो एक टीम के रूप में कार्य करता है, जो बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर नज़र रखने के लिए हर साल तैयार की जाती है या प्रतिवर्ष बनाई जाती है आईपी। किस लिए? कि शैक्षिक प्रगति के लिए, कि वो बच्चा कितना शैक्षिक विकास किया है इसके लिए, या शिक्षा प्रदान करने के लिए। आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम आईईपी का वर्णन करता है कि छात्र कैसे सीखता है। छात्र उस सीखे हुए को सबसे अच्छा कैसे प्रदर्शित करता है, और शिक्षक और सेवा प्रदाता छात्र को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए क्या करेंगे, इस पर आईपी जो है वर्णन करता है। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने से टीम को संदिग्ध विकलांगता के सभी क्षेत्रों में छात्र का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। वह दिव्यांग बच्चों के हर एक क्षेत्र का मूल्यांकन करता है और उसके बाद आईपी तैयार की जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि आईपी का उद्देश्य क्या है। जो हम आईपी बनाते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि बालकों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। बालकों को उनकी गति के अनुसार सिखाना, बालकों को उनकी आवश्यकता तथा स्तर के अनुसार सिखाना, बालकों की किस चीज़ की ज़रूरत है, उनमें क्या कमी है और वो किस स्तर के हैं, उसके अनुसार उनको सिखाना होता है। चौथा देखिए, बालकों की सीखने की क्षमता के आधार पर उनकी सहायता करना। बालक की जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार जो है उस पर हम कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। ये भी एक उद्देश्य है। ये नहीं कि हम बालक जो है जो काम नहीं कर सकता है उस पर हम अपना आईपी तैयार करें, ऐसा नहीं है। पांचवा है कि बालकों के कौशल का विकास करना। उनके जो भी कौशल हैं उनमें देखेंगे कि कौन कौन कौशल का विकास क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार हम कौशलों का विकास करेंगे।
छठवां है कि बालक के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना। बालक को किस शिक्षण विधि से हम पढ़ाएंगे, वह किस कैटेगरी का बच्चा है और उसके लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त होगी, इसका उद्देश्य है आईपी बनाने का। सातवां है बालकों के लिए आगामी नियोजन के निर्माण में सहायता करना। आईपी का ये भी एक उद्देश्य है कि आगामी जो भी नियोजन के कार्य हैं उसके निर्माण में इसकी सहायता करना, ये भी आईपी का एक कार्य है। अब देखते हैं कि आईपी के कितने चरण होते हैं। आईपी के कितने चरण होते हैं। आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम के कितने चरण होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को विकसित करने के लिए बालक की पृष्ठभूमि, मानो पीछे से बालक के जो जन्म के समय से सूचना प्राप्त करना पहला चरण होता है। बालक की पृष्ठभूमि सूचना प्राप्त करना यह पहला चरण है। बच्चा जब पहली बार केंद्र में या संस्था में या स्कूल में भर्ती होता है तो जांचकर्ता बालक से जुड़ी कुछ मूलभूत जानकारी एकत्रित करता है जो व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के दो भागों में विभक्त है। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम यह दो भागों में विभक्त है, भाग ए और भाग बी में, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। उसको हम लोग देखते हैं कि भाग ए में क्या क्या भरा जाता है। आईपी एक फॉर्मेट होता है जिसको भरा जाता है, तो उसके दो भाग हैं, एक है आपका भाग ए और दूसरा है भाग बी। तो भाग ए में क्या क्या भरा जाता है और भाग बी में क्या क्या भरा जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं पार्ट ए यानी भाग अ। देखिए इसमें जो है पहला है पृष्ठभूमि सूचना। पृष्ठभूमि सूचना इसके अंतर्गत बच्चे से जुड़ी मूलभूत जानकारी आती है, जैसे बच्चे का नाम, ये भाग ए में भरा जाएगा। बच्चे का नाम, आयु, लिंग, शिक्षा, पता, अभिभावक का नाम, शिक्षा, व्यवसाय, आय और परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। इसमें भाग ए में बच्चे का नाम भरते हैं, जो भी उसका नाम राम, श्याम, मोहन जो भी होगा। उसकी आयु कितनी है, वह बालक है कि बालिका है, वो शिक्षा किस क्लास में पढ़ता है, पता उसका किस गांव घर का है, अभिभावक का नाम, उसके माता पिता या जो भी अभिभावक है उनका नाम भरा जाएगा। उस अभिभावक का शिक्षा क्या है और अभिभावक का व्यवसाय क्या है, उस किस व्यवसाय से संबंधित हैं, उन अभिभावक का आय कितनी है, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब पृष्ठभूमि में भरा जाएगा। दूसरा आपका है संलग्न दशाएं। इसके अंदर मुख्य विकलांगता के साथ उसके संबंधित संलग्न दशाएं जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। संलग्न दशाएं में वह बच्चा किस विकलांगता से ग्रसित है और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं, वहाँ लिखते हैं कि इनको क्या है। जैसे कोई बच्चा है जो आर्थोपेडिक कैटेगरी का है और उसको जो है चलने में समस्या है, तो उसको हम डिनोट करते हैं। तो इस तरह से संलग्न बच्चे से संबंधित जो भी संलग्न दशाएं होती हैं, इनको यहाँ पर हम क्रम से लिखते हैं। आगे देखते हैं तीसरा जो है आपका सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि। ये तीसरा जो होगा इसमें पॉइंट उसमें भरा जाएगा। तो सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इसमें व्यक्ति के या बच्चे के विकास से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे जन्म से पहले, जन्म के समय,
और जन्म के बाद की जानकारी एकत्रित करना। इसमें आएगा कि जब हम जानेंगे कि जन्म से पहले किन किन दशाओं में इसकी परवरिश हुई है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, जन्म के समय क्या वो ऑपरेशन के द्वारा हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और जन्म के बाद भी उसके बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र करते हैं। साथ ही प्रभावित व्यक्ति के भाई बहन तथा वंशानुगत इतिहास के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाती है कि उसकी भाई बहन में भी तो कहीं इस प्रकार की दिव्यांगता नहीं है। अगर उनमें नहीं है तो उनके वंशानुगत को भी देखा जाता है, उनकी हिस्ट्री देखी जाती है कि उनके आगे परिवार में पीछे जो है उनके वंशानुगत लोग हैं, उनमें तो कहीं इस तरह की बीमारी या दिव्यांगता नहीं थी। तो ये सब जानकारी सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ली जाती है। आगे देखते हैं, चौथा जो है इसमें वर्तमान स्तर का आकलन। जब हम आईपी बनाएंगे तो बच्चे का वर्तमान स्तर का आकलन करेंगे, उसको जानेंगे कि उसका स्तर क्या है। इसके अंदर हम बालक की कार्यात्मक क्षमता, उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, उसका व्यवहार किस तरह का है, वो क्रोधी है, एडीएचडी का है, किस प्रकार का है, ये सब अभिप्रेरित वस्तुओं आदि के बारे में, उसके प्रिय और अप्रिय वस्तुओं के बारे में भी जो है हम पता करेंगे। बच्चे के वर्तमान स्तर का अध्ययन करने के लिए कसौटी संदर्भित परीक्षण का भी हम उपयोग किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के मान्य परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि वो बच्चा किस स्तर का है, इसका आकलन करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा, यह भाग ए में ही है, पांचवा लक्ष्य निर्धारण। जब हम उसके वर्तमान स्तर को जान जाते हैं, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जान जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, एक गोल बनाते हैं। और गोल कैसा होता है तो देखिए आगे, लक्ष्य निर्धारण के अंदर दो प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। दो प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, पहला दीर्घकालीन लक्ष्य और दूसरा अल्पकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य का मतलब होता है कि एक तो पूरा लंबे समय के लिए होगा। जैसे मान लीजिए कि एक शैक्षिक सत्र हो सकता है, शैक्षणिक सत्र हो सकता है, ठीक है। और अल्पकालीन मतलब होता है कि वह 15 से 3 महीने तक का भी हो सकता है। इसको देखिए कि दीर्घकालीन लक्ष्य लंबे समय तक चलते हैं। यह पूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए तैयार किए जाते हैं। और इन्हीं में से अल्पकालीन लक्ष्य यानी 3-3 महीने करके 4 हम अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारण करते हैं। और इसका समय 15 दिन भी हो सकता है और 15 से 3 महीने तक का भी समय हम लेकर के बना सकते हैं। जिस तरह की ये चीज़ हम सिखा रहे हैं उसके अनुसार जो है हम उसके लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। ठीक है, यह दो प्रकार का होगा लक्ष्य निर्धारण, एक दीर्घकालीन होगा और दूसरा क्या होगा, अल्पकालीन होगा। दीर्घकालीन लंबे समय तक के लिए होता है और उसी दीर्घकालीन समय में से लघुकालीन या अल्पकालीन लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और बच्चों को हम सिखाते हैं। अब बी पार्ट बी आ गया, भाग बी, इसका दूसरा भाग है। तो इसमें क्या होगा, पहला होगा इसमें लक्ष्य, ठीक है। पार्ट 2 में लक्ष्य जो है, इसमें बालक के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। इसमें बालक के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है कि बच्चे के लिए सबसे पहले मूलभूत लक्ष्य कौन सा है और उसी के आधार पर समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। जब भी हम गोल निर्धारित करते हैं तो बच्चे के जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो सबसे पहली आवश्यकता उसको क्या है उस पर ध्यान देते हैं और उस पर हम कार्य शुरू करते हैं और उसको ध्यान में रख करके हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं।
और उसकी समय सीमा का भी निर्धारण करते हैं कि हम उसको, मान लीजिए किसी को हमको बच्चे को 1 से लेकर के 10 तक गिनती सिखाना है, तो हम उसका निर्धारित करेंगे कि इसको जो है हम 3 महीना में जो है 1 से 10 तक अंकों का ज्ञान करा देंगे। 1 से 10 तक के अंकों का ज्ञान करा देंगे 3 महीना में। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम 3 महीने को 4 भागों में डिवाइड करके, हाँ, हम 20-20 दिन या 20-20 दिन में जो है, या 30-30 दिन में इसको बांट देंगे छोटे छोटे लघुकालीन लक्ष्य के रूप में। तो पहले हम 1 से लेकर के 3 तक की गिनती को सिखाएंगे, फिर 3 से 6 तक का सिखाएंगे, फिर इसी तरह से लक्ष्य में निर्धारित करेंगे और बच्चे को 1 से 10 तक के लक्ष्य को पूरा कर देंगे। इस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। और दूसरा है कार्य, टास्क। लक्ष्य निर्धारित जब हो जाता है तो उस पर कार्य किया जाता है। तो कार्य निर्धारित किए गए कार्यों को छोटे छोटे भागों में क्रमानुसार विभक्त किया जाता है। ऊपर बताया कि उसको क्रमानुसार हम करते हैं, जो उनको पहली आवश्यकता है उस पर हम काम करते हैं, तो विभक्त किया जाता है। तथा बच्चा जिस निर्देश के अनुसार कार्य करता है, को पूर्ण करता है, उसे सुनिश्चित किया जाता है। जैसे 1 से 10 तक हमको गिनती सिखाना है, तो इसको हम नोट करेंगे और इसको पूरा किया जाता है उसी समय निर्धारण में। चलिए तीसरा देखते हैं, वर्तमान स्तर। वर्तमान एक पार्ट बी का है, वर्तमान स्तर, करेंट लेवल। इसके अंदर गतिविधि से जुड़ी जानकारी को प्राप्त किया जाता है। जो भी हम गतिविधि कराते हैं उससे जुड़ी जानकारी को हम प्राप्त किया जाता है कि जो गतिविधि हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं उससे जुड़ी बच्चों की कितनी जानकारी है, ठीक है। अगर हम अंकों का ज्ञान दे रहे हैं तो हमको उसके वर्तमान लेवल को जानना होगा कि बच्चा कहाँ तक सीखा है। हो सकता है कि हम लक्ष्य निर्धारित कर दें कि बच्चे को 10 से लेकर 20 तक गिनती सिखाएंगे, लेकिन वो बच्चा का वर्तमान स्तर हमको नहीं पता रहेगा तो वो गलत हो सकता है। इसलिए बच्चे को हम जैसे भी हो, जिस भी टूल का प्रयोग करना हो, उसके आधार पर उसके वर्तमान लेवल को ही करेंगे कि वह गिनती जो है 1 से 10 तक जानता है कि नहीं। अगर वह 8वां तक भी जानता है, वो 5 तक ही गिनती जानता है, तो हम 5 के बाद से लक्ष्य अपना निर्धारित करेंगे। ये उसका वर्तमान लेवल हो जाएगा कि वो 5 तक बच्चा अंकों को जानता, पहचानता और लिखता है, ठीक है। चौथा, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पज इसका क्या है? इसमें गतिविधि को व्यवहारिक रूप से किया जाता है तथा उस क्रिया में होने की परिस्थिति तथा समय अवधि आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके साथ गतिविधि को करने का उद्देश्य क्या है? तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा कि इसको हम गतिविधि को जो करा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है कि शिक्षण सामग्री, टीचिंग मटेरियल। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्रियाकलाप को सफल बनाने के लिए जो भी हम कार्य लक्ष्य को पाने के लिए करेंगे तो उसके लिए उपयोगी चीज़ों का चयन किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक बालक की समस्या, कार्यात्मक क्षमता, प्रकृति अलग अलग होती है और उसी के आधार पर शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है। बालक की जो समस्या होगी उसी के अनुसार हम TLM का प्रयोग करेंगे, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, उसकी कार्य क्षमता क्या है उसके अनुरूप, ठीक है। तो शिक्षण सामग्री का मतलब यही है। छठवां है आपका क्रिया विधि, एक्शन मेथड। आपकी क्रिया विधि, सिखाने की विधि क्या होगी? इसमें क्रिया सीखने की रणनीति, पुनर्बलन आदि को स्पष्ट एवं छोटे छोटे चरणों में लिखा जाता है।
जो भी हम क्रिया कराएंगे उसको सब हम नोट करेंगे, क्या क्या उसको प्रोत्साहित किए, सिखाने के लिए किन किन रणनीतियों का प्रयोग किए, ये सब छोटे छोटे चरणों में लिखा जाता है। और सातवां है मूल्यांकन। सातवां क्या है? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसके अंदर 3 महीने में सीखे गए कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। जो हम गोल निर्धारित किए हैं 3-3 महीना का अगर अल्पकालीन हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो 3 महीना में हम क्या सिखाए हैं उसका हम मूल्यांकन करते हैं। और यदि बालक जो है 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेता है तो बालक के लिए दूसरे उद्देश्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम मूल्यांकन करते जाते हैं और हमारे लक्ष्य प्राप्त होते जाते हैं। तो आईपी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार पढ़ाने से बच्चों को निश्चित रूप से विकास होता है। और हम देखते हैं कि आईपी के सदस्य, आईपी टीम के सदस्य कौन कौन होते हैं। जो भी आईपी भरी जाती है अकेले नहीं भरी जाती है, रिसोर्स टीचर या स्कूल टीचर या माता पिता कोई नहीं भर सकता है। उसकी एक टीम होती है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं उसको देखिए। इसमें है कि माता पिता, पेरेंट्स को रहना ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारी जानकारी जो है पेरेंट्स से प्राप्त की जाती है। छात्र रहेगा जिनकी आईपी बन रही है। ठीक है, क्लास के शिक्षक रहेंगे, वो नियमित विद्यालय के जो शिक्षक होंगे, अध्यापक होंगे, वो भी रहेंगे। और चौथा है विशेष शिक्षा शिक्षक, स्पेशल एजुकेशन टीचर या रिसोर्स टीचर या विशेष अध्यापक, इनकी भी आवश्यकता होती है। और स्कूल प्रणाली रहेगी आपकी, चिकित्सक रहेंगे, ठीक है, थेरेपिस्ट और मनोचिकित्सक, ये सभी मिल करके एक टीम बनाते हैं और एक आईपी भरी जाती है और सारे लोग मिल करके उस पर कार्य करते हैं और बच्चे को सीखने में मदद करते हैं, उनके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और प्राप्त कराते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह की वीडियो आपको जब भी हम चैनल पर लाएं तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।